हर फायदे की शुरुआत एक छोटे से लालच के साथ शुरू होती है और वो छोटा सा लालच एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि हर किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी भी उसी एक छोटे से लालच के साथ शुरू हुई थी। इस दुनिया में कई सारे देश हैं और उन्हीं सारे देशों में से एक ये देश है जो अपने कई सारे आविष्कारों के लिए मशहूर है। जब भी इस दुनिया में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कहते हैं कि उस प्रोडक्ट का जन्म सबसे पहले इसी देश में होता है। यहाँ कई सारी फैक्ट्रीज हैं जो दिन रात उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में लगी रहती है। आजकल मार्केट में एक नया केमिकल आया हुआ है और उसी केमिकल का प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है। इस केमिकल का नाम है लिक्विड क्रिस्टल, जो हवा, पानी और गैसेस का आकार लेता है और टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टैबलेट जैसे प्रोडक्ट्स की स्क्रीन बनाने के काम आता है। जैसे ही ये सारे प्रोडक्ट्स बनके तैयार हो जाते हैं तब उन्हें दूसरे देश बेच दिया जाता है। इस पृथ्वी पर इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो पैसे से हर चीज को खरीद और बेच सकता है। मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को चमकता देखकर हर कोई उसका दीवाना बन जाता है और जल्द से जल्द उसे खरीदने की ठान लेता है। कंज्यूमर की बढ़ती डिमांड को देखकर दुकान और शॉपिंग मॉल वाले मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड को देखकर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लालच पे पड़ जाती है और खेती बाड़ी की ज़मीन को काट कर वहाँ पर फैक्ट्रीज बना देती है। नई फैक्ट्रीज बनते ही प्रोडक्शन और तेजी से शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स की सप्लाई दुगनी हो जाती है। कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की लालच में मैन्युफैक्चरिंग कंट्री मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल भारी मात्रा में शुरू कर देती है। मर्क्यूरी वेस्ट को फैक्ट्रीज की चिमनी द्वारा खुली हवा में छोड़ा जाता है। शुद्ध हवा सारी मर्क्यूरी को अपने साथ लेकर समुद्र की लहरों पर जाकर बस जाती है। भूखी मछलियां इस मर्क्यूरी वेस्ट को अपना खाना समझकर खा लेती है और धीरे धीरे सारी मछलियां बीमार हो जाती है। कैडमियम वेस्ट को फैक्ट्रीज की पाइपलाइन के जरिए डायरेक्ट जमीन के साफ पानी में छोड़ दिया जाता है। साफ पानी के साथ मिक्स होकर कैडमियम वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की बची कुची खेती बाड़ी में घुसकर सारी फसल को तबाह कर देता है। नए प्रोडक्ट्स बनाने के लालच में मैन्युफैक्चरिंग कंट्री का बेसिक फूड, चावल और मछली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जैसे ही लोग मछली और चावल खाते हैं तब ये पॉइजनस खाना उनकी दोनों किडनीज को डैमेज कर देता है। कुछ दिनों में मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के लोग बीमार हो जाते हैं। अपने परिवार वालों को तड़पता देखकर हर कोई उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में पहले से ही कई सारे लोग तड़प रहे हैं। डॉक्टर्स उन सारे लोगों का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि कई सारे लोगों की किडनीज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इस गंभीर समस्या को देखकर सारे सीनियर डॉक्टर्स एक मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग में सीनियर डॉक्टर्स सभी से कहते हैं कि अगर हमें इन सारे लोगों की जान बचानी है तो जल्द से जल्द इनका किडनी ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है, नहीं तो कुछ दिनों में ये सारे लोग मर जाएंगे। सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर बाकी डॉक्टर्स कहते हैं कि इतने कम समय में हमें इतनी सारी किडनीज कहां से मिलेंगे। इस बात पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि ऐसे कठिन समय में हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गन माफिया
वाले कर सकते हैं। मीटिंग में आए हुए सभी डॉक्टर्स इस बात से सहमत नहीं होते। अपने लोगों की जान बचाने के लिए सीनियर डॉक्टर को दूसरा रास्ता नजर नहीं आता और वो इंटरनेशनल ऑर्गन माफिया से मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीनियर डॉक्टर की सहमति को देखकर जूनियर डॉक्टर कोडेड लैंग्वेज में अपनी डिमांड इंटरनेशनल ऑर्गन माफिया के सामने रखते हैं और उसे लिखते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कई सारी किडनीज मिल जाए तो इस डिमांड को पूरा करने पर माफिया को 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1000 करोड़ के लालच को सुनकर माफिया उनकी डिमांड को मान लेती है और अपनी डिमांड एशियन कंट्रीज के लोकल ऑर्गन माफिया के सामने रखती है। ये मैसेज डिकोड करके सर को दे देना। क्या है इसमें? पता नहीं, लेकिन इतना पता है मैसेज किसी दूसरी कंट्री से आया है। ठीक है, मैं देखती हूँ। सर, सलीम के पास कुछ देर पहले ये कोडेड मैसेज आया था। मैंने डिकोड किया पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रामनगर से घनश्याम यादव और मोगलपुरा से अहमद अली को कल सुबह 10 बजे यहाँ आने के लिए कहो। मगर क्यों सर? ठीक है सर। मुझे इस शहर में ब्लास्ट करवाना है और ब्लास्ट की कीमत है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए? इतने सारे पैसों के वास्ते तो अपने घर में ही ब्लास्ट करा सकता हूँ सर जी। लेकिन मैं नहीं, मेरी एक शर्त है। मुझे इन रुपयों के साथ साथ अपने एरिया की एमएलए की सीट भी चाहिए, जो इस वक्त आपके पार्टी के कैंडिडेट के पास है। ठीक है, आप हमारा काम कर दीजिए, हम भी आपका काम कर देंगे। Returning to Hyderabad this Thursday evening, at least 15 people feared killed. The explosions taking place at a rush hour, where ministry sources say clearly a spot that was सलीम, chosen to call. अहमद अली को फोन लगा। जी सर। गरीब आदमी को पैसा चाहिए और अमीर को इज्जत और नाम। मैं समझा नहीं। अगर तुम्हें एमएलए बनना है तो अपने एरिया में भड़काऊ भाषण देकर अपने लोगों का दिल जीतो। उनसे कहो कि शहर में जो ब्लास्ट हुआ है उसका इल्जाम घनश्याम यादव हम पर लगा रहा है। अपने लोगों को इतना भड़काओ कि वो मरने मारने पर उतर आ जाए। इससे मुझे तुम्हें सीट दिलाने में आसानी होगी। भाइयों, अभी अभी मुझे मैसेज मिला है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रामनगर के घनश्याम यादव ने ब्लास्ट का इल्जाम हम पर लगाया है। ये कहां की इंसानियत हुई कि शहर में कुछ भी हो तो सबसे पहले उंगली हम पर उठाई जाती है। बस अब और नहीं सहेंगे। मरना है या मारना है। पुराने कई सारे कर्जा चुकाने हैं। अपने आप को कमजोरियों की जंजीरों से आजाद कर लो और मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। दुश्मन को डर से इतना भर दो
और जैसे ही मौका मिले उसे मौत के घाट उतार दो। अन्ना, अन्ना, धमाका। बोल। वो मोगलपुरा के अहमद अली वो बोल रहा है कि सिटी में जो ब्लास्ट हुआ है वो आपने करवाया है और अपनी एरिया में आके दंगे कर रहे हैं अन्ना। अबे तेरे को क्या हो रहा है? बाहर लोग मर रहे हैं अन्ना। अबे मरने दे। और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये मेरे दिमाग की मावेन मत कर। चुपचाप दरवाजा बंद कर। सलीम, लड़कों को बुलाओ। देखो, मेरे यहां नौकरी करते करते तुम लोग थक गए होंगे। क्यों? आज मैं सबको यहां से आजाद होने का मौका दे रहा हूं। मुझे एक रात में कई सारे लोगों की डेड बॉडी चाहिए और हर बॉडी पर एक एक आदमी को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। जो जितना काटेगा वो उतना ही कमाएगा। और हां, किसी के पेट पर मत मारना, छाती और सर पर मारना। मुझे उन सारे लोगों की किडनी चाहिए आज। समझ गए ना? जाओ यहां से। हेलो, ये तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? है सर। अब तक 100 लोग मर चुके हैं। मैंने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है सर। रिटन परमिशन तुम्हें ईमेल पर मिल जाएगी। अब जल्दी से जल्दी अपने एरिया में धारा 144 जारी करो, समझे? ओके सर। रेडी? जी सर। पूरे शहर में वायरलेस से मैसेज भेजो और जल्द से जल्द 144 सेक्शन इंप्लीमेंट करो। ठीक है सर। डॉक्टर, अब तुम्हारे सामने ढेर सारे लाशें पड़ी होंगी।
और आज रात के अंदर मुझे उन सारी लाशों की किडनी चाहिए। और इस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें 20 करोड़ रुपए की बख्शिश मिलेगी, समझे? हेलो हेलो भाईजान, शिरीन के अब्बू ऑफिस से निकल गए क्या? उनका फोन नहीं लग रहा है, अभी तक घर नहीं पहुंचे। अच्छा, अम्मी, शिरीन बेटा, अब्बू कहाँ है? अकरम चाचा के घर पे है ना? नहीं अम्मी, वो वहाँ पर भी नहीं है। हाँ, या अल्लाह, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं अम्मी, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। शिरीन, मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि अब्बू कहाँ है। इंस्पेक्टर, अभी थोड़ी देर में कर्फ्यू हटने वाला है। सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आ जाएंगे और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही तुम उन्हें ओजीएस हॉस्पिटल के ओल्ड मर्चुरी के पास भेज देना। मर्चुरी में पड़ी सड़ी लाशों को देखकर वो अपने रिश्तेदारों को ही भूल जाएंगे। ओके सर। सर मेरे अब्बू कल रात से घर नहीं आए सर, और उनका फोन भी कल रात से स्विच ऑफ आ रहा है सर। क्या नाम है उनका? मोहम्मद मोइनुद्दीन। मोहम्मद मोइनुद्दीन, ही इज डेड। वो मर चुके हैं। ओजीएच हॉस्पिटल के ओल्ड मॉर्चरी में उनकी डेड बॉडी मिलेगी। सर सही है, लेकिन ये लिस्ट गलत भी तो हो सकती है सर। अरे टाइम वेस्ट मत करो, मॉर्चरी में बॉडी देख के कंफर्म करो प्लीज। अब जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या है? आप पीछे हटिए। जब तक इन सबों का पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए। पीछे हटिए, 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 हटिए पीछे। अंकल मेरे अब्बू अंदर है, मैं उनको लेने आई हूँ। नहीं बेटा, नहीं, अभी तक अंदर की हालत देखने की हिम्मत तुझे ऊपर वाले ने नहीं दी है बेटा। अब्बू, नहीं बेटा, अब्बू आपकी शिरीन आपको लेने आई है। अब्बू बाहर आइए। अब्बू, अब्बू, चल जा, चल जा, अब्बू, आप लोग अब्बू, अब्बू, अब्बू बाहर आइए। अब्बू, अब्बू, अब्बू आपकी शिरीन आपको लेने आई है। अब्बू, अब्बू, अब्बू। मैडम, 3 दिनों से सेव वो मार्चुरी में ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं मैडम। रूल्स के मुताबिक 72 घंटों में इन सेवों का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, मगर उसे उठाने कोई भी नहीं आ रहा है मैडम। आप तो कुछ कीजिए मैडम। उन सभी लाशों का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस वाले उन लाशों को उनके रिलेटिव्स तक पहुंचा देंगे। पोस्टमार्टम तो 3 दिन पहले ही हो चुका था मैडम, मगर वो पूरे सेव मार्चुरी में ऐसे ही पड़े हुए हैं मैडम। और मैडम, इन सेवों को और कुछ दिन ऐसा ही रखा गया तो बहुत बड़ी बीमारी फैल सकती है मैडम। अच्छा, हाँ मैडम। अब आप सिखाएंगे मुझे डॉक्टरी करना? उन लाशों की चिंता आपको इतनी सता रही है तो आप जाकर क्यों नहीं जला देते उन लाशों को? जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। चलिए पापा, थोड़ा लेट हो गया पर कोई बात नहीं, आज हम दोनों मिल के खाना खाएंगे, ठीक है पापा? ये रहा खाना और ये पानी। चलिए पापा। क्या हो पापा, आप इतने परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, 3 दिनों से ये मार्चुरी में सेव पड़े हुए हैं, अभी तक म्युनिसिपालिटी वाले उन्हें लेने नहीं आए। इन सेवों के परिवार रो कर इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा, तुम तो जर्नलिस्ट हो ना,
हाँ कुछ न कुछ करता क्यों नहीं इन शवों के बारे में? पापा, पिछले 30 सालों से पापा भी यहाँ काम कर रहे हैं और आज तक आपने मुझे इसके अंदर जाने नहीं दिया। पापा, अंदर शवों के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपने मुझसे छुपा के रखी है? बोलिए पापा। बेटा, लोग पूरी दुनिया में स्वर्ग ढूंढते हैं। कोई कुरान में ढूंढता है तो कोई बाइबल में ढूंढता, कोई गीता में ढूंढता है तो कोई गुरु ग्रंथ में ढूंढता। लेकिन बेटा, असली स्वर्ग यहीं पर है, जहां हर जाति धर्म के लोग मरने के बाद एक साथ रहते हैं बेटा। हाँ बेटा, हाँ, एक साथ रहते हैं बेटा। पापा आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा, आप फिक्र मत करो। आप खाना खा लो पहले। लो पापा। सर दंगों में जो लोग मरे हैं, सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए देने का वादा किया है सर। क्या वो पैसे यही मिलेंगे? हाँ, यही मिलेंगे। सुबह से वही पैसे तो बांट रहे हैं हम लोग। मरने वाले का नाम क्या है? सर आकाश। सर मेरा छोटा भाई है सर। कोई आईडी प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट? नहीं है सर। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। नेक्स्ट। सर, मरने वाले का नाम क्या है? मोहम्मद मोइनुद्दीन। उनका कोई आईडी प्रूफ है क्या? जी सर, उनका पैन कार्ड है मेरे पास। और डेथ सर्टिफिकेट? वो उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है सर। तो जब डेथ सर्टिफिकेट मिले पैसे लेने आ जाइएगा। पापा, 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 पापा उठिए पापा, पापा। डॉक्टर पापा को क्या हो गया है? ब्लड सैंपल चेक करने पे पता चला है कि आपके डैडी को स्किन कैंसर हुआ है। स्किन कैंसर? पर वो कैसे? पिछले 10 दिनों से यहाँ पे मॉर्चरी में लाशें सड़ रही हैं। शायद ये उसी का इन्फेक्शन है। कैंसर फर्स्ट स्टेज में है। होप आपके डैडी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर। मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इन्हें हर 3 घंटे में देना है। ठीक है। मॉर्चरी में पड़े शवों को अभी तक वहां से हटाया क्यों नहीं किया? आपको पता है उनसे कितनी बीमारियां फैल रही हैं? सॉरी, तुम कौन होते हो उन लाशों के बारे में पूछने वाले? जी मैं हरिश्चंद्र का बेटा राजेश। वही हरिश्चंद्र जो पिछले 30 सालों से आपकी मर्चुरी की रखवाली कर रहे हैं। और आज उसी मर्चुरी की वजह से उन्हें स्किन कैंसर हो गया है। उन लाशों की डिटेल्स हमने पुलिस वालों को दे दी थी, लेकिन अभी तक उन लाशों को उठाने कोई आया ही नहीं। पिछले 10 दिनों से यही हो रहा है। हॉस्पिटल वाले पुलिस वालों को ब्लेम कर रहे हैं और पुलिस वाले म्युनिसिपैलिटी को। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले क्यों नहीं रहा है। तो उसमें मैं क्या करूं? व्हाट मैं क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है आप कुछ कर भी नहीं सकते। एक काम करता हूँ, मैं कल तुम सबको ब्लैकआउट करूंगा और अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छापूंगा कि कैसे मर्चुरी में पड़े शवों की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। फिर करते रहिएगा, मैं क्या करूं, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। सर। ओके। प्रदीप,
क्या है? क्या भाई? अगली बार हॉस्पिटल और मर्चुरी के खिलाफ लिखने की जरूरत की तो जिंदा नहीं बचेगा तू। पेपर। अम्मी, अम्मी ये देखो, फोटो एग्जीबिशन लगा है पास में। मुझे लगता है हमें यहाँ से अब्बू की खबर जरूर मिलेगी। अम्मी, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ अभी अभी चलिए। हाँ हाँ चल बेटा चल।
के पीछे का दरवाजा, यहाँ से हम डेड बॉडी आसानी से चुरा सकते हैं। और तुरी आला रुक, अरे रुक। इन शवों को चुराकर कहां भाग रहा था बे? हाँ, पूरी सच्चाई भौंकना शुरू कर, वरना बोल। इस शहर में सड़क के किनारे हर रोज 50 से 100 लोग मरते हैं। कोई बीमारी से मरता है तो कोई एक्सीडेंट से, कोई मर्डर से तो कोई रेप से। मरने की वजह चाहे कौन सी भी हो, मरने के बाद उन सब मरने वालों की बॉडीज सबसे पहले पुलिस को मिलती है। मरने वाले इंसान की लाश कई घंटों तक सड़क पर पड़ी रहती है और कोई भी उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देता। बस एक तमाशे की तरह लोग उस लाश को देखकर वहां से चले जाते हैं। सड़क पर जब लाश बुरी तरह से सड़ने लगती है, तब जाकर लोग उस लाश के सामने आकर खड़े होते हैं। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो उस लाश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाए, अपनी झूठी इंसानियत साबित करने के लिए। उन कई सारे लोगों में से एक इंसान फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस एम्बुलेंस को अपने साथ लेकर आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस उस लाश की फ़ोटोज़ लेती है और आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस एक पंचनामा बनाती है जिसमें मरने वाले की सारी डिटेल्स होती है। पंचनामा बनाने के बाद पुलिस उस लाश को उठाकर एम्बुलेंस में रख देती है। एम्बुलेंस उस लाश को लेकर हॉस्पिटल आती है। पुलिस और डॉक्टर उस लाश को लेकर मॉर्चुरी में जाते हैं। मॉर्चुरी में बॉडी सबमिट करने के बाद हॉस्पिटल वाले एक प्रेस रिलीज करते हैं जिसमें मरने वाले की सारी डिटेल्स होती है। प्रेस रिलीज के बाद 3 दिन या 72 घंटों तक बॉडी को मॉर्चुरी में रखा जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जैसे ही मॉर्चुरी में पुलिस डेड बॉडी लेकर आती है, तब मॉर्चुरी वाला और डॉक्टर्स मिलकर पुलिस को रिश्वत देकर वहां से भेज देते हैं। डॉक्टर्स मॉर्चुरी में हर डेड बॉडी पर एक ऐसा लिक्विड चढ़ाते हैं जो बॉडी को 5 से 6 महीने तक फ्रेश रखता है। लिक्विड चढ़ाने के बाद बॉडी का रेट ट्रेड किया जाता है, जहां मेल बॉडी 4 से 5 लाख रुपयों में बिकती है और फीमेल बॉडी 15 से 20 लाख रुपयों में।
बेचने के बाद बॉडी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पहला फ्रेश बॉडी और दूसरा रफ बॉडी। फ्रेश बॉडी में 72 घंटों के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उन्हें निकालकर बेच दिया जाता है, और रफ बॉडी में स्केलेटन को 50 से 60 हजार रुपयों में बेचा जाता है। अगर बॉडी रेड ट्रेड के काम नहीं आती तो उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में इलीगली बेचा जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर बॉडी रेड ट्रेड और मेडिकल कॉलेजेस के काम नहीं आती तो तब उन्हें हॉस्पिटल के कचरे में फेंक दिया जाता है। कचरे में फेंकने के बाद म्युनिसिपालिटी की कचरा उठाने वाली गाड़ी उन लाशों को कचरे के ढेर के साथ लेकर जाती है। ये सारी चीज़ें लोगों की आंखों के सामने होती हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता। कचरे की गाड़ी लाशों को सिटी के डंपयार्ड में फेंक कर चले जाती है। डंपयार्ड में कुत्ते और चील मिलकर लाशों को नोच नोच कर खा जाते हैं। ये तो सिर्फ एक लाश की बात है। आज मॉर्चुरी में ऐसी कई सारी लाशें पड़ी हैं। फ्रीज़र तो कभी चलता ही नहीं। सारी लाशों को मॉर्चुरी में कचरे की तरह रखा हुआ है, जिसके कारण आसपास के एरिया में कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। आसपास के लोगों की कंप्लेंट आने के बाद डॉक्टर्स हरकत में आते हैं और उन सारी लाशों का मास क्रीमेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर तरह से पैसे कमाने के बाद उन लाशों को शहर के बाहर एक गुप्त जगह लेकर जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स म्युनिसिपालिटी वालों के साथ मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में सारी लाशों को एक साथ दफना दिया जाता है। मदर, अच्छा हुआ मरने के बाद आत्माएं नहीं मिलती, वरना तुम लोग उससे भी बेच खाते। मॉर्चरी में जो शव बचे हुए हैं उनका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। अंदर क्या खिलौने पड़े हुए हैं? जब मन आए उठा के चले गए। बिना लीगल परमिशन की मैं तुम्हें एक पत्ता भी यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। जाओ, जाकर पहले पुलिस वालों से परमिशन लेकर आओ। पैसों के लालच ने तुम सबको इतना कमजोर कर दिया है कि तुम्हारी अंदर की आत्मा मर चुकी है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर परमिशन लेके आऊंगा। और हाँ, अगर परमिशन नहीं मिली तो इन शवों के लिए खुद की संस्था खोलूंगा। फिर पत्ता तो क्या, पूरा पेड़ लेके जाऊंगा। जी, मेरा नाम राजेश है। मैं अपनी खुद की संस्था खोलना चाहता हूँ जो लापता और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगी। संस्था खोलने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ये रहे। आपके डॉक्यूमेंट्स तो सारे करेक्ट हैं जी, लेकिन आप प्रेस से जी हो? पहले बताना चाहिए था ना। आप प्रेस वाले बिना साहब। ये लीजिए, खुल गई आपकी संस्था। थैंक यू वेरी मच।
सत्य हरिश्चंद्र फाउंडेशन जो लापता और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगा और उन्हें स्वर्ग द्वार तक पहुंचाएगा। सर, वो मर्चरी वाले का बेटा बची हुई लाशों का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। उसने अपनी एक संस्था भी खोल ली है। इस वक्त उसके पास परमिशन के सारे पेपर्स भी है। इस वक्त कहाँ गया है वो? मॉर्चरी की तरफ ही गया है। नहीं, अरे यादव सुनो, ओल्ड मर्चुरी के पास से एक लड़का सारी लाशों को लेकर बाहर जा रहा है। अरे उसे रोकना तुम्हारा काम है। मुझे उन लाशों से पैसे कमाने हैं, पैसे। उसे किसी भी हालत में वहां से लाशें बाहर ले जाने मत देना, समझे? अरे सर जी, आप चिंता मत करो, यादव है ना। अरे साला ये देश की सेवा करने के लिए तूने क्या जिम्मेदारी ली है? चुपचाप सारी लाशों को पर्चे में डाल, नहीं तो बेटा चंद मिनटों में तू भी एक लाश बन जाएगा, समझा? देश सेवा नहीं, देश को सुधारने की जिम्मेदारी ली है। इन सारे शवों को स्वर्ग द्वार पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और अगर कोई मेरी जिम्मेदारी के बीच आया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या हमारे लोग इस सड़ी लाशों को चलाने देंगे? ये लोगों की धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। वैसे भी अच्छे काम करने के लिए मुझे किसी की मंजूरी या ना मंजूरी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। चल पीछे हट, पीछे चल, पीछे। भाई साहब, मुझे इन शवों का अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार जी। శవం ఎక్కడా? ये इधर है। బాబు, ఇక్కడ అంతిమ సంస్కారాలు చేయాలంటే కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. అయ్యగారు ఉండాలి, చందనం చెక్కలు ఉండాలి, దానికి 15,000 ఖర్చు అవుతుంది. అది కాకుండా అయ్యగారు లేకుండా చందనం చెక్కలు లేకుండా తగలబెట్టాలంటే 5,000 ఖర్చు అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అది కాకుండా వేరే మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఇక్కడ స్థలం కోసం, నువ్వైతే తగలబెట్టడానికి అడిగావనుకో, స్థలం కోసం ముందుగాలే 20,000 రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అది కాకుండా శవాన్ని ఈ రోజే ఇప్పుడే తగలబెట్టాలనుకుంటే 30,000 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా? पर ये सारे शव तो लावारिस हैं, इनका इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इन्हें स्वर्ग द्वार तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। బాబు, ఇది అనాథ శవము, 3 నెలలైంది చచ్చిపోయి. ఇది తగలబెడితే ఉండాలా పోవాలా? వీళ్ళంతా పట్టుకో, పో 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 పోవా పో. आज पूरा शहर इन शवों के खिलाफ हो गया है। मुझे लगा था कि इन्हें यहाँ आके मुक्ति मिल जाएगी, पर भूल गया था कि इन्हें जलाने वाले भी तो एक इंसान ही है, जिन्हें पैसे की भूख के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। పోవా బాబు, పో పో. రేయ్, కట్టెలు తీసుకోబో. मैं कमीन सर? सर, मेरा नाम राजेश है और मैंने अपनी खुद की संस्था खोली है, सत्य हरिश्चंद्र फाउंडेशन, जो लापता और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। एक मिनट, तुम यहाँ चंदा मांगने तो नहीं आए ना? नहीं सर, मैं चंदा मांगने नहीं आया। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आपका इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, अगर आप मुझे शहर के बाहर थोड़ी जमीन दे देंगे ना, तो मैं उन शवों का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। देखो, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं समझती ना। मतलब सर? अगर मैंने तुम्हें ये जमीन ये सब कामों के लिए दे दी तो जमीन की मार्केट वैल्यू एकदम कम हो जाएगी ना। मार्केट वैल्यू? आपको मार्केट वैल्यू की पड़ी है और मुझे ह्यूमन वैल्यू की।
चाहे जितनी रुकावटें आ जाएं, मैं रुकने वाला नहीं। मैं उन शवों का अंतिम संस्कार करके रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज सोशल साइट के ज़रिए मैं आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। बात हमारे शहर की मॉर्चरीज के बारे में है, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ हर रोज़ शवों को बेचा और ख़रीदा जाता है। पुलिस से लेकर नेता तक हर कोई इसकी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। पिछले 3 दिनों से मैं इन शवों का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरा शहर आज मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है। कोई इन शवों से ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है, तो कोई कहता है इन्हें चलाने से सारे शहर में बीमारियां फैल जाएंगी। कोई तो यहाँ तक कहता है कि इन्हें मुझे कचरे में फेंक देना चाहिए। मैं आपसे पूछता, अगर इनमें से कोई अपने परिवार का होता तो क्या हम उनके साथ भी ऐसा ही करते? जिस तरह मंदिर और मस्जिद को हम एक पवित्र स्थल मानते हैं, ठीक उसी तरह हमें मॉर्चरीज को भी एक पवित्र स्थल मानना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इन शवों के लिए अपनी खुद की संस्था खोली है, जो इन लापता और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगी और उन्हें स्वर्ग द्वार तक पहुँचाएगी। अगर आपके घर के आसपास या सड़क के किनारे कोई इंसान अपना दम तोड़ दे तो मुझे बुलाना, मैं उनका अंतिम संस्कार करूँगा, मैं उन्हें अपना कांधा दूंगा। और रही इन शवों की बात, तो इनका अंतिम संस्कार अभी इसी वक्त आप सबके सामने होगा।